मातरं हृदये ध्यात्वा विशदाम्बुजवासिनीं बालानां सुखबोधाय क्रियते काव्यदीपिका। काव्यदीपिकायाः पञ्चमशिखायां दोषाणां वर्णनम् अस्ति। चतुर्विध दोषान् वयं पठितवन्तः। पददोष, पदांशदोष, वाक्यदोष, अर्थदोष। इदानीम् अन्तिमदोषाः सन्ति रसदोषाः। के भवन्ति रसदोषाः, है ना? कुत्र कुत्र दोषाणां संभावना भवति तत्सर्वम् अद्य वयं पठामः। सर्वप्रथमं कति रसाः भवन्ति भवन्तः जानन्ति वा? कति रसाः भवन्ति? नवरसाः भवन्ति। शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शान्तश्च एवम् आहत्य नवरसाः भवन्ति खलु। रसदोषः इत्युक्ते रसेषु नाम रसानुभवे यदा कश्चित् सरदयः रसस्यानुभवं करोति तदा यदि बाधा भवति तर्हि रसदोषः। कोई सरदय रस का अनुभव कर रहा है, आनंद का अनुभव कर रहा है, और उस बीच में अगर कोई बाधा पहुंचती है उसके अनुभव में, तो उसको हम क्या कहते हैं? रसदोष। तदेव अत्र लिखितमस्ति। सर्वादौ कति दोषाः सन्ति, कति रसदोषाः सन्ति, अथवा के रसदोषाः सन्ति तदत्र लिखितं। पठामः एकवारं। रसस्योक्तिः स्वशब्देन स्थायि संचारिणोरपि प्रतिकूल विभावादि ग्रहो दीप्तिः पुनः पुनः अकाण्डे प्रथनच्छेदावङ्गस्याप्यतिविस्तृतिः अंगिनोऽनुसन्धानं प्रकृतीनां विपर्ययः इत्यादिकः सरदयैर्रसे दोषाः प्रकीर्तिताः। इत्यादिकाः नाम ये सब सरदयैः रसे दोषाः प्रकीर्तिताः। सरदयों के द्वारा, सरल हृदयों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा रसे दोषाः प्रकीर्तिता। रस में ये दोष कहे हैं, रस में ये दोष बताए हैं। कौन कौन से हैं रस में दोष? देखें, सबसे पहले रसस्योक्ति ही स्वशब्देन। ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि रसदोष में से अथवा दोष प्रकरण में से, इस पंचम शिखा में से बड़ा प्रश्न बन सकता है तो वो आपका रसदोष का हो सकता है कि काव्य के रसदोषाः भवन्ति स्पष्टयत, ऐसा करके 10 नंबर का बड़ा प्रश्न बन सकता है। तो आज का ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयास करूंगा आज ही के दिन ये पूरा अपन टॉपिक समाप्त कर दें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं। रसस्योक्ति ही स्वशब्देन। क्या है रसदोष? सबसे पहला, स्वशब्देन रसस्य उक्ति ही। स्वशब्द का मतलब क्या? मतलब जैसे रस है ना, रस शब्द से उसमें कथन करना। अभी उदाहरण देंगे आपको, उसमें पता चलेगा। सामान्य और विशेष दोनों तरह से समझना। जैसे सामान्य रूप से रस और विशेष रूप से श्रृंगार, हास्य, ऐसे नाम उस काव्य में आना, उस श्लोक में आना दोष हो जाता है। मान लीजिए आप श्रृंगार रस का वर्णन कर रहे हो और उसमें श्रृंगार शब्द आ जाता है तो दोष हो जाता है स्वशब्द दोष। स्पष्ट हुआ? मान लीजिए आप रसों का वर्णन कर रहे हो, सुंदर रस का कोई भी वर्णन चल रहा है, सामान्य रूप से रस शब्द का ग्रहण, विशेष रूप से जो 9 रस होते हैं उनमें से किसी एक शब्द का ग्रहण। मान लीजिए हास्य प्रकरण चल रहा है, उसमें आप हास्य शब्द का प्रयोग होता है तो ये रस दोष है।
अर्थात स्वशब्देन रसस्य उक्ति ही। स्वशब्द से मतलब है रस का या फिर रस के जो भेद होते हैं उनका कथन करना, आपके श्लोक में उनका नाम आ जाना दोष कहलाता है। स्वशब्देन रसस्य उक्ति इति प्रथमः दोषः। द्वितीयः तथैव स्वशब्देन इति पदम अग्रेपि गच्छति। स्वशब्देन स्थायिनः उक्ति, स्वशब्द से स्थायी भावों का कथन करना। स्वशब्देन संचारिणः उक्ति, स्वशब्द से संचारी भावों का कथन करना। वयं जानीमः यथा नवरसाः भवन्ति तथैव नवस्थायी भावाः अपि भवन्ति। श्रृंगार, हास्य, करुण, रुद्र, वीर, भयानकः इत्यादि रसाः सन्ति, तथैव स्थायी भावाः अपि सन्ति। रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा इत्यादि। तो रति, हास, शोक, भय ये स्थायी भाव है। उसी प्रकार काव्य में संचारी भाव भी होते हैं, है ना। कितने होते हैं संचारी भाव? 33। कितने होते हैं? 33। नव रस, नव स्थायी भाव और 33 संचारी भाव होते हैं, है ना। तो 33 संचारी भाव होते हैं। इन तीनों की बात आ गई। रस को स्वशब्द से कहना दोष, स्थायी भाव को स्वशब्द से कहना दोष, संचारी भाव को स्वशब्द से कहना दोष। ठीक हो गया। रसस्योक्ति ही स्वशब्देन स्थायी संचारिणोरपि स्थायी संचारिणो इति षष्ठी द्विवचनम। अर्थात स्थायिनः संचारिणः इति स्थायी संचारिणो। स्थायी का स्वशब्द से कथन करना या संचारी भाव का स्वशब्द से कथन करना भी दोष है इति। अग्रे गच्छामः तर्हि प्रतिकूल विभावादि ग्रहो, ये एक दोष है। सबके उदाहरण आगे दिए जाएंगे, केवल अभी एक बार समझते चलिएगा कि ये दोष। प्रतिकूल विभावादि ग्रहो, ये भी कैसा दोष है रस का? तो कहते हैं प्रतिकूल रस के प्रकृत रस, जो रस का वर्णन चल रहा है उसके प्रतिकूल विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, है ना। विभाव आदि लिखा है, आदि का मतलब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों का ग्रहण करना, ये भी दोष है। प्रतिकूल का मतलब प्रकृत रस, मान लीजिए कि श्रृंगार रस चल रहा है, श्रृंगार रस का वर्णन चल रहा है और श्रृंगार रस का जस्ट अपोजिट होता है शांत रस, है ना। प्रतिकूल है उसका, तो विरोधी रस है। तो विरोधी रस के विभाव, अनुभाव या व्यभिचारी भावों का ग्रहण करना दोष हो जाता है। आगे उदाहरण के द्वारा आपको समझाएंगे। प्रतिकूल विभावादि ग्रहो, अर्थात प्रतिकूल रस, प्रकृत रस के विरुद्ध प्रतिकूल रस के जो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव हैं उनका ग्रहण करते हुए यदि कथन किया जाता है तो ये अगला रस दोष जानना चाहिए। दीप्ति ही पुनः पुनः, ये भी एक दोष है। पुनः पुनः दीप्ति रस, काव्य में दो तरह से रस होते हैं, एक तो अंगीरस और एक अंगरस। अंगीरस का मतलब होता है मुख्य रस, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में मुख्य रस क्या है? श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। अंगीरस कौन सा है? श्रृंगार रस। और अंगरस कौन सा है? बाकी सब, जैसे चतुर्थ में करुण रस है ना। जैसे बीच में पंचम के शुरू में थोड़ा भयानक भी है, उसके बाद अद्भुत भी है और भी बहुत सारे रस हैं। तो थोड़े थोड़े रस सब है, उसको बोलते हैं अंगरस। पुनः पुनः दीप्ति दोष कहाँ होता है? जहां पर अंगरस को तुम बार बार दीपित करो, है ना। अंगरस को बार बार दीपित करो, उसको बोलते हैं पुनः पुनः दीप्ति नाम का दोष। जैसे मान लीजिए श्रृंगार रस, अभिज्ञान शाकुंतलम कौन से रस प्रधान है? श्रृंगार रस प्रधान। अर्थात जो भी पाठक है वो किस मूड से बैठा है, मैं किस रस का अनुभव करने जा रहा हूँ? श्रृंगार रस का। और अगर बार बार उसमें अंगरस कौन सा है? करुण रस आदि। बार बार में करुण रस आता है तो वो रसभंग हो गई, क्योंकि मुख्य अंगी रस को छोड़ करके आप अंगरस को बार बार दीपित करोगे, उद्दीपित करोगे तो पाठक को कहीं ना कहीं वैरस्य उत्पन्न होता है। तो ये भी एक दोष है, पुनः पुनः दीप्ति। ध्यान रखना, अंगी रस का पुनः पुनः दीप्ति करना अच्छी बात है,
है ना। अंगी रस का पुनः पुनः, मान लीजिए अभिज्ञान शाकुंतलम में बार बार श्रृंगार रस का वर्णन होगा तो अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करुण रस का वर्णन होगा तो वो रस का बाधक होगा। उसी प्रकार उत्तर रामचरितम में मुख्य प्रधान रस कौन सा है? करुण रस। वहां करुण रस जितना भी आएगा पाठक को बड़ा आनंद आएगा। वहां तुम श्रृंगार डालोगे तो वहां पुनः पुनः दीप्ति नाम का दोष बीच में पुनः पुनः एक दो बार आए तो दिक्कत नहीं, पर बार बार उसका वर्णन आए। जैसे रघुवंश में है ना, अभी उदाहरण और आगे बताएंगे, है ना, रति का विलाप, रति विलाप करती इतना रोती है जैसे, जबकि रघुवंश जो है वो वीररस प्रधान काव्य है। ऐसे काव्य में किसी स्त्री का इतना विलाप, महाकवि कालिदास से बहुत लंबा विलाप कराया, बेचारे को बहुत रुलाया उसको, तो वो सामने वाला पढ़ने वाला भी कहता कि ओह कितना क्या रो रही है, ऐसा वो वैरस से उत्पन्न हो जाता, तो वो दोष है, पुनः पुनः दीप्ति नाम का दोष है। उसके बाद है अगला, देखो अकांडे प्रथन छेदौ, ये भी एक दोष है, रस दोष। क्या होता है? अकांड, कांड का मतलब होता है अवसर, अकांडे नाम अनवसरे, बिना कोई प्रसंग के, बिना किसी अवसर के रस को प्रथन विस्तारित करना, मतलब जहां इसका प्रसंग नहीं था फिर भी यहां पर कवि ने इस रस को बीच में डाल दिया, रस दोष हुआ। कई बार मूवीज आपने देखी होंगी जहां गाने की जरूरत नहीं होती ना, वहां डायरेक्टर बीच में गाना डाल देता है, आपको लगता है अरे यहाँ बीच में गाना कहाँ आ गया, मजा नहीं आया, हमारा रस भंग हो गया, आनंद खत्म हो गया, म्यूट कर, चल आगे कर, फॉरवर्ड करिए करके उसको हटा देते हैं अपन, क्योंकि वो रस भंग हो जाता है। तो इस तरह से अकांडे प्रथना मतलब बिना किसी अवसर के आप कोई रस बीच में जबरदस्ती ला रहे हो, वो कहलाता है अकांडे प्रथन। और एक होता है अकांडे छेद, बिना किसी अवसर के आप उस रस को बीच में से तोड़ देते हो, ब्रेक कर देते हो, वो भी दोष है, रस दोष कहलाता है अकांड छेद। ठीक हो गया? अकांडे प्रथन अकांड छेद, बिना किसी अवसर के रस को जबरदस्ती डालना या बिना किसी अवसर के चलते हुए रस को बीच में ब्रेक कर देना, अकांडे प्रथन छेदो नाम के रस दोष है। उसके बाद आता है अंगस्याति विस्तृति ही, अंगस्याति विस्तृति ही, अंगरस का अति विस्तार। एक तो होता है अंगीरस, मैंने बताया अभी आपको, और एक होता है अंगरस। अंगरस का बहुत ज्यादा विस्तार कर देना, मुख्य रस को छोड़ करके अंगीरस को ज्यादा विस्तार कर देना, ये भी एक दोष है। पुनः पुनः दीप्ति में तो बीच बीच में उस रस को वापस लेकर के आ रहे हैं अंगरस को, और यहाँ अंगरस को लगातार खींचे चले जाना लंबा, जो अंगरस है, उदाहरण में अपन समझेंगे विस्तार से। उसके बाद है अंगिनो अनुसंधानम, अंगी को भूल जाना, ये भी दोष है। किसी भी काव्य का एक अंगी रस होता है, उस रस को व्यक्ति या कवि भूल जाता है और उसके अलावा दूसरे रस को जबरदस्ती बढ़ाता जाता है, तो ये भी एक दोष है। प्रकृतीनाम विपर्ययः, प्रकृति के प्रतिकूल वर्णन करना। तीन प्रकार की प्रकृतियां होती हैं, दिव्य प्रकृति, अदिव्य प्रकृति और दिव्यादिव्य प्रकृति। इन तीन तरह की प्रकृति वाले नायक होते हैं, उनमें से दिव्य प्रकृति वाले नायक से अदिव्य का काम कराना, इस तरह का प्रकृति विपर्यय जो कार्य होता है। जैसे मान लीजिए धीरोदात्त नायक है ना, पूरा शौर्य गाथाओं का वर्णन है और बीच में कुछ ऐसा वर्णन, ऐसा प्रसंग डाल देना जिसमें उसकी कायरता झलके। कहा जाता है कवि को ये स्वतंत्रता है कि अगर मूल कंटेंट में अगर कुछ आपके रस के प्रतिकूल जा रहा है तो उसको चेंज कर सकते हो आप। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में चेंज किया गया महाकवि कालिदास ने, रियल में राजा दुष्यंत को श्राप आप नहीं मिला था। राजा दुष्यंत ये दुर्वासा ऋषि का श्राप मिला शकुंतला को, वो ऐसा कोई प्रसंग था नहीं। रियल में दुष्यंत जबरदस्ती शकुंतला से साथ भोगोपभोग करके और चला गया, भूल गया। अब धीरोदात्त नायक था अभिज्ञान शाकुंतलम का, महाकवि कालिदास अगर ऐसा देखा था तो लोगों की सिंपैथी नायक के प्रति आती नहीं। तो महाकवि कालिदास ने सोचा कि क्या उपाय करें, ऐसा करते हैं कि इसके भूलने का एक कारण बताते हैं, बेचारा इसलिए भूला, तो श्रोताओं की, दर्शकों की सिंपैथी इस नायक के प्रति बनी रहेगी, नहीं तो सब तू करेंगे हमारे नायक को। तो फिर उन्होंने बीच पे एक प्रसंग डाला
कि साहब दुर्वासा ऋषि आए, शकुंतला अनन्य मनस्का थी, फिर उसको तू तेरे को भूल जाएगा और इस कारण से भूला, बेचारा वो वास्तव में नहीं भूला, ऐसे करके वो हमारी सिंपैथी लूट जाता वाकई। और वास्तविक में ऐसा है क्या? नहीं। तो इसलिए यहाँ साहित्य में बताया भी गया कि कभी कभी अपने रस को बनाए, कवि का सबसे मुख्य लक्ष्य अपने रस को मेंटेन करना। आप श्रोताओं को जिस रस का आस्वादन करा रहे हो वो रस बीच में टूटना नहीं चाहिए। ऐसे में अगर आपको मूल थीम भी बदलनी पड़े तो बदल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी कथानक पे हेर फेर करना पड़े तो कर दीजिएगा, लेकिन आपको रसास्वादन कराना है, ये सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। तो वही यहाँ पर बताया कि प्रकृति नाम विपर्यय, कभी कभी प्रकृति के विपरीत नहीं जाना जाते हो तो वो भी दोष होता है। इत्यादिका सरदई रसे दोषाः प्रकृतिता, इस प्रकार से ये रस के दोष होते हैं, ऐसा बताया गया। आइए फटाफट कुछ उदाहरण देखते हैं। मूल में उदाहरण नहीं होंगे तो नीचे है टीका में, उसको सिर्फ समझते हुए अर्थ नहीं करना है सामान्य रूप से। जैसे सबसे पहला दोष रसस्य स्वशब्देन उक्ति, सबसे पहला दोष कौन सा है? रसस्य स्वशब्देन उक्ति, अर्थात रस को स्वशब्द से कथन करना। मैंने आपको इसमें बताया था सामान्य रूप से और विशेष रूप से। सामान्य रूप से मतलब साक्षात उसमें रस शब्द का प्रयोग करना, और विशेष रूप से मतलब उसमें श्रृंगार, हास्य इत्यादि शब्दों का प्रयोग करना दोष कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में नीचे टीका में लिखा है तामुद्वीक्ष्य कुरंगाक्षिम रसो न कोप्य जायत। अब ये श्लोक है, किसी सुंदरी को देख करके रस उत्पन्न नहीं हुआ, तो यहाँ रस शब्द का ही प्रयोग कर दिया कवि ने, गलत, दोष है, नहीं करना चाहिए। स्वशब्द दोष, अगर आप रस का साक्षात प्रयोग करते हो तो दोष हो जाता है। ये तो हो गया सामान्य रूप से। विशेष रूप से इसमें जैसे श्रृंगार का प्रयोग किया गया, नीचे एक उदाहरण और है चंद्रमंडलमालोक्य श्रृंगारे मग्नमंतरम। श्रृंगार शब्द आ गया इसमें, है ना, श्रृंगारे मग्न। तो ये श्रृंगार शब्द आने से ये स्वशब्द वाच्य, रसस्य स्वशब्द वाच्यता नाम का दोष जानना चाहिए। ये तो पहला। उसके बाद आता है स्थायिनः स्वशब्देन उक्ति, स्थायी भावों का स्वशब्द से कथन करना। स्थायी भाव कितने होते हैं? 9, है ना, 9 होते हैं। सामान्य से स्थायी इस शब्द का प्रयोग करना, विशेष रूप से रति, हास, शोक, भय इत्यादि शब्दों का प्रयोग करना। दोनों उदाहरण आपके इसमें हैं। स्थाय्यजायत कोप्यस्यास्त्वयि लोचन गोचरे, ऐसा करके पंक्ति है, स्थाय्यजायत कोप्यस्यास्त्वयि लोचन गोचरे। तो यहाँ पर स्थायी शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर संचारिण स्थायिनः स्वशब्देन उक्ति नाम का दोष जानना चाहिए। ये सामान्य रूप से। और विशेष रूप से जैसे अजायत रतिस्तस्यास्त्वयि लोचन गोचरे, कौन सा शब्द है इसमें दोष वाला? रति। कौन सा शब्द है? रति। तो यहाँ पर रति शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए ये दोष जानना चाहिए। अस्तु, देखो ऊपर क्या लिखा है, रसस्य स्वशब्देन, रस इति शब्देन, हास्यादि शब्देन वा अभिधानम, है ना। रस इस स्वशब्द से या हास्यादि शब्द से कथन करना दोष है। ऊपर उदाहरण देखा, स्थायिनाम हासादीनाम, है ना, रति, हास आदि जो होते उनका कथन करना सामान्य रूप से, विशेष रूप से। उसी प्रकार संचारिणाम, कितने संचारी भाव होते हैं? 33, है ना, संचारी भाव। लज्जा आदि संचारी भाव होते हैं, है ना। तो उन 33 स्थायी भावों का निर्वेदादीनाम च स्वनामना कथनम दोषः, स्वनाम से अगर उनका कथन किया जाए तो यह दोष कहा जाता है ना। जैसे संचारी भाव का अपन ने देखा नहीं, संचारी भाव का भी देखें एक बार। जैसे जाता संचारी संक्रांतिर मुग्धायाश्चुंबति प्रिये, तो देखो जाता संचारी संक्रांति, ये संचारी शब्द आया इसमें, इसलिए स्वशब्द वाच्यता का दोष। या फिर संचारी 33 भाव है, उनमें से कोई एक ले लीजिएगा। जाता लज्जावती मुग्धा प्रियस्य लो परिचुंबने, है ना, प्रिय के परिचुंबन करने पर मुग्धा नायिका, भोली भाली नायिका क्या हो गई? लज्जावती, लज्जित हो गई। अरे भाई, लज्जा आपका संचारी भाव है,
उसको इस तरह से नहीं कहना चाहिए। अगर ऐसा कहते हैं तो रसानुभूति नहीं होती है। समझ में आ गया? स्वशब्द वाच्यता का दोष हो जाता है। अगर इसको इस ढंग से कहा जाता है ना, अर्थात प्रियस्य परिचुंबने, प्रिय के परिचुंबन करने पर नायिका लज्जावती हुई, इसके बजाय अगर कभी इस तरह से कहता, क्या आसीत मुकुलिताक्षिं सा प्रियस्य परिचुंबने, है ना, अर्थात जैसे प्रिय ने परिचुंबन किया नायिका का, तो मुकुलिताक्षी वो एकदम आंखों को बंद करने वाली हो, इससे भी लज्जा व्यक्त हो जाती है। ऐसा बोलना ज़्यादा अच्छा है, बजाय साक्षात लज्जा शब्द का प्रयोग करना। ये स्वशब्द वाच्यता नाम का दोष जानना चाहिए। स्पष्ट हो गया? रस का स्वशब्द वाच्यता दोष, स्थायी भाव का स्वशब्द वाच्यता का दोष और संचारी भावों का स्वशब्द वाच्यता दोष, ये 3 दोष यहाँ पर हुए। अब आगे प्रतिकूल, प्रतिकूलानाम विरुद्धानाम विभावादीनाम ग्रह, अर्थात प्रकृत रस, है ना, मान लीजिए प्रकृत रस हमारा चल रहा है श्रृंगार रस। प्रकृत रस कौन सा चल रहा है? श्रृंगार रस। और उसके विरुद्ध, मैंने कहा ना श्रृंगार रस का सबसे विरोधी रस है वो कौन सा है? शांत रस। तो शांत रस के किसी विभाव, अनुभव या व्यभिचारी भाव का यदि हम कथन करते हैं तो वो दोष हो जाता है। जैसे कोई नायक नायिका को मनाने की कोशिश कर रहा है, और नायक नायिका का मनाना एक तरह से श्रृंगार रस का वर्णन होता है। उदाहरण में लिखा इसमें कि नायक मनाते मनाते नायिका को क्या कहता है, उसको प्रयोग करना था श्रृंगार रस के ही विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भावों का, लेकिन वो श्रृंगार रस का प्रयोग न करके शांत रस का प्रयोग कर रहा है, विभाव आदि का। तो वो क्या कह रहा है अपनी नायिका को मनाते हुए? मानम मा कुरु तन्वंगी ज्ञात्वा यौवनमस्थिरम। अपनी नायिका को वो मना रहा है। नायिका को मनाते हुए उसको ये कहना चाहिए था कि हे नायिके, तुम मान नहीं करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अगली बार मैं गलती नहीं करूँगा, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हें कितने गिफ्ट चाहिए, ये सब बोलना चाहिए। अपनी नायिका को मनाने के लिए उसको इस तरह से मनाना चाहिए, तो वो श्रृंगार रस की बात समझ में आती। यहाँ क्या कह रहा है? वो शांत रस के विभाव आदि का प्रयोग कर रहा है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है मानम मा कुरु तन्वंगी, हे तन्वंगी, हे सुंदरी, मानम मा कुरु, मान मत करो, ज्ञात्वा यौवनम अस्थिर, ये तुम्हारा यौवन अस्थिर है ना, तुम इस यौवन पे अपना, अरे भाई तुम कहाँ शांत रस में चले गए? कौन अस्थिर और शांत रस वाले हमेशा हर चीज को अस्थिर बताते हैं ना। कल अपन ने बताया ना ततः किम, वो सब शांत रस की बात थी कि तुम कितना कमा लो उससे क्या हो जाएगा, तुम कितने साल जी लो उससे क्या हो जाए। तो शांत रस वाला ऐसे ही, तुम बहुत सुंदर लग रहा, हाँ कुछ नहीं। किसी शांत रस वाले से पूछो तुम अच्छे से सज, मैं कैसा लग, हाँ ठीक है भाई, क्या है, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा ही बोलेगा, है ना। कितना भी तुम अच्छा काम कर लो कि मैं बहुत अच्छा काम, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, सब ठीक है, ऐसे कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं और ज़्यादा नर्वसनेस भी नहीं, बिल्कुल शांत रहता है, ऐसा होता है शांत रस वाला। तो यहाँ पर भी वो अपनी प्रियतमा को मनाते हुए क्या कह रहा है? हे प्रियतमे, मान छोड़ दो, ये यौवन आज है कल चला जाएगा, अच्छा है इस यौवन। अरे भाई तुम श्रृंगार रस के वर्णन में कौन से विभावादि का प्रयोग करो? प्रतिकूल, इसको बोलते हैं प्रतिकूल विभावादि ग्रह। रस श्रृंगार है, उसका प्रतिकूल शांत रस आदि के विभावादि का प्रयोग करना दोष कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा भी है ना, यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे यथा करके लिखा है, यथा आदि में माने पहले, सबसे पहला रस कौन सा होता है? श्रृंगार रस। रसों का राजा कौन सा होता है? श्रृंगार रस, है ना। रसराज किसको बोला जाता है? श्रृंगार रस। आदि में, जैसे श्रृंगार रस में निर्वेदादीनाम शांत संचारिणाम, मतलब शांत रस के शांत रस के जो संचारी भाव है, व्यभिचारी भाव है, शांत रस के संचारी भाव क्या है? निर्वेद आदि, उनका प्रयोग श्रृंगार में करना ये दोष होता है। ठीक है। वीरेच, वीर रस में भयानकस्य वैवर्ण्य त्रासादीनाम अनुभावादीनाम ग्रहणम। ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के इसमें तीनों बात बताई, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी।
विभाव का उदाहरण दिया इन्होंने, मानम मा कुरु तन्वंगी ज्ञात्वा यौवनम अस्थिरम। ये प्रतिकूल विभाव का ग्रहण किया, उसका बताया। अब अनुभाव, प्रतिकूल अनुभाव का उदाहरण यहां बता रहे हैं। जैसे वीरेच, अर्थात वीर रस में वैवर्ण नहीं, ये संचारी भाव का ही है। निर्वेदादी नाम, है ना, आदि में, जैसे श्रृंगार रस में शांतर संचारिणाम निर्वेदादि नाम, जैसे श्रृंगार रस में शांत रस के जो संचारी भाव है ना, निर्वेद आदि, उनका ग्रहण अगर श्रृंगार रस में किया जाता है तो रस दोष कहलाता है। उसी प्रकार वीरेच और वीर रस में वैवर्ण्य, चेहरे का कलर उतर जाना, त्रास, डर आदि जो भयानक के अनुभाव हैं, है ना, उन अनुभावों का ग्रहण यदि वीर रस में किया जाए, मान लीजिए कोई वीर रस की चर्चा चल रही है, वीर रस का प्रसंग चल रहा है और आपका धीरोदत्त नायक है, मान लीजिए कि रघुवंश की बात चलाते हैं, तो रघुवंश में राजा रघु दिग्विजय के लिए जाता है, चतुर्थ सर्ग में वर्णन है। दिग्विजय जा रहा है तो वहाँ पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के राजाओं को जीतता है, सब तरह के राजा मिलते हैं। उस समय उसके वीर रस के वर्णन करते समय अगर आपने ये कहा कि साहब उत्तर में जैसे ही कंबोज देश के राजाओं से उसका या यवनों से उसका मुकाबला होता है, तब राजा रघु का तो चेहरा ही उतर गया। अरे ये तो गलत हो गया ना, आपके नायक राजा को आपने ये बता दिया कि शत्रुओं को देख करके उसका चेहरा हक्का बक्का रह गया, चेहरा उतर गया, पीला पड़ गया। तो ये सब तो शांत रस के, है ना, अनुभाव हैं, नहीं भयानक रस के अनुभाव हैं। तो इस भयानक रस के अनुभाव को तुम वीर रस में डालते हो तो ये गलत हो जाएगा, आपका रस दोष हो जाएगा। ऐसा प्रसंग नहीं होना चाहिए, वर्णन नहीं होना चाहिए। आगे पुनः पुनः दीप्तिर यथा, बार बार उसका उद्दीपन करना। जैसे मैंने बताया था अंग का, अंगी का नहीं, अंग का बार बार दीपन होना दोष कहलाता है। जैसे कादम्बरिया महाश्वेता विलापे, जैसे कादम्बरी में महाश्वेता का विलाप, है ना, महाश्वेता जो वहाँ पर नायिका, मतलब नायिका नहीं है, उपनायिका समझ सकते हैं, उपनायक की नायिका जो है उपनायिका है वो महाश्वेता, उसका बहुत विलाप वहाँ दिखाया गया है। तो कादम्बरी तो एक तरह से श्रृंगारस प्रधान काव्य है ना, है ना, गद्य काव्य है, उसमें तुमने ये विलाप मतलब करुण रस की बात, वो भी बहुत लंबा खींचा है इसको, तो ये दोष कहलाता है। आगे अकांडे, अनुचित अवसरे, बिना किसी अवसर पे प्रथनम प्रकटनम, रस को अवतरित कर देना, कोई प्रसंग नहीं, अचानक आप बीच में कोई दूसरा रस ले आते हो तो ये दोष कहलाता है। जैसे उदाहरण दिया यहाँ पर, क्या उदाहरण है, यथा वेण्याम, वेण्याम मतलब वेणी संहार में, कौन सा नाटक, वेणी संहार, यथा वेण्याम वेणी संहार नाटक में द्वितीय अंक के दूसरे अंक में अनेक वीर संक्षय प्रवृत्ते दुर्योधनस्य भानुमत्या प्रमोद वर्णनम। बताओ, मतलब कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था महाभारत का, और दुर्योधन के पक्ष के बहुत सारे योद्धा क्षय को प्राप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, बहुत सारे कौरव मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसी बीच में वेणी संहार में दूसरे अंक में महाकवि वहाँ पर दुर्योधन के भानुमति के साथ उद्यान में भ्रमण आदि का वर्णन कर रहा है कवि। बताओ ये कहाँ ठीक है, जिसके भाई मर गए इतने सारे और अचानक दुर्योधन सोच रहा है कि चलो आज भानुमति के साथ थोड़ा सा वन विहार किया जाए, जल क्रीड़ा की जाए। अब ऐसा प्रसंग अगर बीच में आ जाए तो कौन सहन कर सकता है। तो ये अकांडे प्रथन, बिना किसी अवसर के बीच में से ये दुर्योधन का श्रृंगार दिखाना गलत है, रसदोष है। उसी प्रकार है ना, अकांडे छेद, बिना किसी अवसर के आप रस को भंग कर देना। जैसे यथा, उदाहरण रूप में वीर चरिते, है ना, जैसे महावीर चरित में राघव भार्गवयोर द्वाराधिरूढ़े संग्रामे, राघव है ना, एक तो राघव कौन, राघव राम, और भार्गव कौन, परशुराम, है ना, भार्गव राघव राम और परशुराम के द्वाराधिरूढ़े, है ना, द्वारम अधिरूढ़े अर्थात बिल्कुल दरवाजे पर ही युद्ध था, बस अब युद्ध चालू ही होने वाला था
इतने में अचानक राम कहते कि संग्रामेव कंकण मोचनाय गच्छामि, मैं ये कंकण छोड़ने के लिए जाता हूँ। अरे भाई, युद्ध के पहले तो स्थिति बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि तैयारी होनी चाहिए पूरी तरह से, परंतु उसके बीच में अकांडे छेद बता रहे हैं, मतलब अब संग्राम चालू हो रहा है तो उसके पहले पूरी तैयारी उसी तरह की होनी चाहिए, मानसिकता वैसी बननी चाहिए। अचानक राम और परशुराम के युद्ध की तैयारी में अचानक बीच में से राम का क्या कहता है, राम कंकण मोचनाय गच्छामि, ऐसा करता हूँ, मैं कंकण मोचन करने के लिए मैं जा रहा हूँ। इस तरह से राम का राघवस्य उक्ति, ये राघव की जो बीच में उक्ति हुई वो हमारे यहाँ रस को भंग करता हुआ दिखाई देता है। आगे, अंगस्य अतिविस्तृति, अंगरस है ना, जो साइड बाई साइड दूसरा रस होता है उसकी अतिविस्तृति अगर कर दी जाए तो दोष होता है। जैसे यथा किरातार्जुनीय, किरातार्जुनियम में सुरांगना विलासादि वर्णने, है ना, वहाँ पर सुरांगना आदि का बहुत ज़्यादा वर्णन वहाँ पर दिया है। वैसे हम जानते हैं किरातार्जुनियम भी वीर रस प्रधान है ना, वीर रस प्रधान है, और श्रृंगारस वहाँ पर अंगरस है, अप्रधान है, लेकिन बीच में अंग रस जो श्रृंगार है उसमें सुरांगना के विलास आदि का वर्णन होना चाहिए। थोड़ा सा 2-4 श्लोकों में या 15-20 श्लोकों में कर दे तो ठीक था, लेकिन बहुत सारे श्लोकों में इस तरह से अंग रस का वर्णन कर देना बहुत बड़ा रस दोष कहलाता है। तो ये कहलाता है अंगस्य अतिविस्तृति ही, है ना, अंग रसों की विस्तार करना। उसके बाद आता है अंगिनो अननुसंधानम, अंगिरस जो आपका मुख्य रस है उसको अननुसंधान माने भूल जाना, अनुसंधान माने बार बार याद रखना, अननुसंधान माने उसको भूल जाना। जो आपका मुख्य रस है उसको भूल करके आप अगर दूसरे रसों का वर्णन करते हो तो वो भी दोष कहलाता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, क्या, रत्नावल्याम, है ना, रत्नावली नाटिका है, बहुत सुंदर नाटिका है, उस नाटिका के 4th अंक में, है ना, बाभ्रव्यागमने सागरिकाया विस्मृति, होता क्या है, वत्सराज इसका नायक है और सागरिका इसकी नायिका है। सागरिका के पिता के घर से एक बाभ्रव्य नाम का व्यक्ति आता है, तो कवि उस बाभ्रव्य नामक व्यक्ति का ही वर्णन करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि नायिका सागरिका को भूल ही जाता है। तो ये गलत है, आपको नायिका को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि नायिका और नायक ही श्रृंगार के आश्रयभूत होते हैं। अगर आप उसमें से नायक और बाभ्रव्य की चर्चा करवा रहे हो बीच में और नायिका को साइड कर दिया तो यह आपने श्रृंगार रस की तौहीन की है एक तरह से। तो इसलिए वहाँ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने अंगिरस को भुलाना नहीं चाहिए। उसके बाद आता है प्रकृत, हाँ, प्रकृतयः 3 प्रकार की प्रकृति होती है, दिव्याः, अदिव्याः, दिव्या दिव्याश्च, दिव्य प्रकृति, अदिव्य प्रकृति और दिव्यादिव्य प्रकृति। तेषु च धीरोदात्तादयः, अर्थात उनकी प्रकृति के अनुसार ही धीरोदात्त 4 प्रकार के नायक होते हैं। आपको पता है ना, ज़्यादा प्रसंग अपना था नहीं 4थी शिखा में, नहीं तो 4th शिखा में इसमें पूरा वर्णन था इसका। 4 प्रकार के नायक होते हैं, धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर शांत, है ना, धीर प्रशांत, ऐसे 4 प्रकार के नायक होते हैं। धीरोदात्त में वीर रस की प्रधानता, धीरोद्धत में रौद्र रस गुस्से वाला होता है, धीर ललित श्रृंगार रस प्रधान होता है, उसको अपने देश से मतलब नहीं, दुनिया से मतलब नहीं, उसको अपनी नायिका से मतलब, श्रृंगार रस प्रधान होता है धीर ललित। और एक होता है धीर शांत, धीर प्रशांत, अर्थात जिसके शांत रस की प्रधानता होती, ऐसा नायक। ऐसे 4 प्रकार के नायक बताए गए। तो अगर दिव्य प्रकृति का नायक कोई है, धीरोदात्त नायक है, धीरोदात्त प्रकृति है उसकी, और अगर उसका काम गलत बताया जाए, जैसे उदाहरण में बताया, तत्र यो यथाभूतः तस्य अयथा वर्णने प्रकृति विपर्ययो दोषः। जैसे धीरोदात्त नायक है तो उसका वर्णन धीरोदात्त जैसा ही होना चाहिए, वीर रस प्रधान ही होना चाहिए। और अगर धीर ललित है
तुम उसको युद्ध में जबरदस्ती लड़वा रहे हो बेचारा, है ना, तो वो कहाँ से कर सकता है। और वीर रस वाले नायक को तुम श्रृंगार में लगा रहे हो। तो ये प्रकृति विपर्यय है। आपके नाटक का या काव्य का नायक कैसा है उसके अनुकूल आपको वर्णन करना है। मान लीजिए आप महाराणा प्रताप पर कोई नाटक लिख रहे हैं, महाराणा प्रताप पर नाटक लिख रहे हैं, तो कौन सा रस प्रधान होगा? निश्चित रूप से वीर रस का प्रधान होगा, वीर रस प्रधान। अब ऐसे में महाराणा प्रताप की तुम प्रकृति ऐसी बताओ कि, है ना, अनुकूल ना हो, डर गए, बहुत सारे सैनिक आए तो वो छिप गए, ऐसा दिखाओगे। अरे भाई वो धीरोदात्त नायक हैं, घास की रोटी खा करके भी जीवन जीने वाले हैं भाई, तो उनको अगर तुम ऐसा दिखाओगे तो वो मतलब पचेगा नहीं, श्रोताओं को देखे अच्छा नहीं लगेगा। तो जिसकी जैसी प्रकृति है उसको वैसा ही दिखाना चाहिए। अगर वैसा नहीं दिखाते तो रसदोष होता है। जैसे यहाँ पर उन्होंने दिया उदाहरण के रूप में, रामस्य छद्मना बाली वधः। बताओ राम कौन से नायक थे? धीरोदात्त नायक थे। और छद्म से किसी को मारना, छिप करके मारना, ये वीर रस का काम है क्या? नहीं, है ना, ये तो धीरोदत्त का काम है। मायाचारी करना, छिप जाना, ये सब तो धीरोदत्त का काम है ना। तो इसलिए जैसे राम का कोई किसी नाटक में या किसी प्रसंग में या किसी काव्य में इस तरह का वर्णन करना कि साहब ये राम ने रावण का वध, राम ने बाली का जो वध किया वो छिप करके किया, छद्म रूप से किया, तो ये इसमें प्रकृति विपर्यय नाम का दोष होता है। अरे भाई वीर रस प्रधान है तो ये छिप के काम करने वाला मायाचारी का काम हमारा नायक नहीं कर सकता। अथवा एक दूसरा और यहाँ पर बताया, यथा वा, जैसे और भी, कुमार संभवे। कुमार संभव किसका नाटक है, काव्य है? महाकवि कालिदास का, है ना। तो कुमार संभवे अष्टम सर्ग में उत्तम देवतयोः पार्वती परमेश्वरयोः संभोग वर्णनम। कुमार संभव के 8वें से लेकर के और आगे जितने भी सर्ग हैं उन सर्ग में, इसको बंद करो, बिल्कुल लगा दो इसको। तो जितने भी वर्णन हैं उन सब में कुमार संभव अष्टमें, जैसे अष्टम सर्ग है उससे आगे भी जितने सर्ग हैं उसमें पार्वती और परमेश्वर अर्थात शिव का संभोग का वर्णन किया गया है। उनके विवाह हुआ, विवाह के बाद उनका प्रेमालाप दिखाया गया, ये सब चीज दिखाई गई। ये है प्रकृति विपर्यय, क्योंकि पार्वती परमेश्वर की छवि हम सबके दिलो दिमाग में एक तरह से माँ पार्वती और पिता परमेश्वर के रूप में होती है। इस तरह के उन कैरेक्टर्स में तुम यदि ऐसा वर्णन करते हो तो वो भी दर्शक को अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए प्रकृति विपर्यय दोष यहाँ पर होता है। कुमार संभवे अष्टमे उत्तम देवतयो, उत्तम देवता हैं पार्वती और परमेश्वर, उनमें इस तरह का वर्णन करना प्रकृति विपर्यय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्पष्टम? एतावदेते दोषाः सन्ति। अधुना दोषाणां क्वचित् दोषत्वं क्वचित् गुणत्वं। ये दोष जो हैं वो कहीं कहीं अदोष को प्राप्त हो जाते हैं और कहीं कहीं ये दोष गुण को भी प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? उक्तानां दोषाणां केषांचित् क्वचित् अदोषत्वं क्वचित् गुणत्वं। अर्थात जो दोष कहे गए हैं आपको बताए रस दोष, उनमें केषांचित् कुछ दोषों का तो क्वचित् अदोषत्वं, कहीं कहीं ये दोष क्या है, अदोषपने को प्राप्त हो जाते हैं, और कहीं कहीं पर ये दोष जो है वो गुणपने को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? तच्च, जैसे उदाहरण यहाँ पर बता रहे हैं, तच्च तत्तद दोषोल्लेख स्थलेषु, है ना, पात्राधु आगे, इसमें और आगे भी लिखा है कि कैसे हो सकता है उस समय। तो तत्तद दोषोल्लेख स्थलेषु, उन दोषों में अपन ने सब जगह देखा ही है कि अगर ऐसा वर्णन होता है तो दोष है, अगर ऐसा वर्णन नहीं होता है तो गुण है ना। जैसे अभी अपन ने देखा कि श्रृंगार रस में प्रतिकूल, क्या नाम था वो, प्रतिकूल विभावादि ग्रह, है ना। प्रकृत रस के विरुद्ध रस का यदि हम ग्रहण करते हैं तो दोष है, अनुकूल का ग्रहण करते हैं तो गुण है। ऐसे तो कहीं कहीं पर यही दोष वापस गुणों के रूप में भी प्राप्त हो जाते हैं अगर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए। अनुकरणम च सर्वेषां दोषाणां स्याद अदोषता। शिष्य पूछता है, गुरुजी दोष कब अदोषपने को प्राप्त हो जाते हैं, दोष कब अदोषपने को प्राप्त हो जाते हैं? तो कहते हैं अनुकरणम च सर्वेषां,
जहां पर अनुकरण होता है, अनुकरण के रूप में जहां दिखाया जाता है, वहां सर्वेषाम दोषाणाम अदोषता स्यात्, सभी दोष अदोषपने को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? अनुकरणम कैसे, है ना? जैसे अगर कोई व्यक्ति तोतला बोलता है तो कैसा लगता है आपको? दोषपूर्ण लगता है ना कि ये कैसे व्यक्ति तोतला बोल रहा है, अच्छा नहीं बोल रहा है ना? रोटी थाई ऐसा बोलता है ना, कोई ऐसे बोले, है ना, ताता ने रोटी खाई ऐसे कुछ बोले तो आपको हंसी आ गया, आपको लगता है कि क्या बात है गुरुजी, आज इतना अशुद्ध कैसे बोल रहे हैं। लेकिन मैं अगर ऐसा कहूं कि मेरा एक छोटा सा भतीजा है 2 साल 3 साल का, वो जैसे ही मैं आज निकल करके आ रहा था घर से, वो मुझे हाथ पकड़ करके पूछ रहा था कि चाचा लोती खाई ऐसे, तो अब मैं बोला उसका अनुकरण करते हुए कि मैं नहीं, वो ऐसा बोल रहा था, तो आपको हाँ, तो यहाँ ठीक है, पर गुरुजी आप बोलोगे ऐसा तो वो दोष है। समझ में आ गया? अनुकरणम च सर्वेषाम दोषानाम स्याद अदोषता, अगर आप अनुकरण के रूप में उसको लेते हैं तो अदोषता है। कैसे? एक उदाहरण के रूप में आपको बता रहे हैं, जैसे यथा प्रलपत्येष वैधेय स्कंधस्ते यदि बाधति, है ना? क्या कह रहे हैं? बाधति, बाध धातु है, आप सबको पता है, इसमें ये परस्मै पद है, आत्मनेपद, आत्मनेपद नियम से आत्मनेपद है। जैसे सेव धातु है, सेवते सेवेते सेवन्ते, उसी प्रकार बाधते बाधेते बाधन्ते, इसी प्रकार इसके रूप चलते हैं, है ना? तो इसमें भी यही लिखा है कि प्रलपत्येष वेधेय स्कंधस्ते यदि बाधते। कौन? वेधेय। वेधेय का मतलब क्या होता है? मूर्ख। एषः वैधेयः प्रलपति, ये मूर्ख, प्रलपति माने बकवास कर रहा है, ये मूर्ख क्या बकवास कर रहा है? स्कंधस्ते यदि बाधति, तुम्हारा कंधा अगर दुख रहा है तो बाधति तो होता ही नहीं है, बाधते होता है। लेकिन ये कैसे बोला गया? वैधेयः प्रलपति, एक मूर्ख जो है वह ऐसा बोलता है, क्या बोलता है? स्कंधः ते बाधति, तो मूर्ख तो ऐसा बोल ही सकता है ना? मूर्ख तो ऐसा बोल ही सकता है, पर कोई विद्वान अगर बाधति शब्द का प्रयोग करता तो गलत हो जाता, है ना? तो मूर्ख शब्द ही इस बात को बता रहा है कि मूर्ख को परस्मै पद और आत्मनेपद का क्या अंतर पता चलता है। वो तो बाधति बोले, बाधते बोले, उसी से तो उसका मूर्खत्व झलकता है। तो इसलिए बाधति बोलना यहाँ पर दोष नहीं है बल्कि गुण है। तो इस प्रकार अत्र बाधति इति दुष्टमपि अनुकरणत्वात् अदुष्टम, बाधति यद्यपि दुष्टम है, दोषयुक्त है, बाधते शब्द सही है, लेकिन यह अनुकरण होने से यह भी गुण रूप को अदोषपने को प्राप्त हो जाता है। इति दोष विवेचनम नाम पंचम शिखा, इस प्रकार से दोष विवेचन नामक इस पंचम शिखा यहाँ पर समाप्त होती है ना? अत्र वयं दोषाणां पंचविध दोषाणां विस्तरेण विवेचनं कृतवन्तः। अग्रे गुणानां स्वरूपं किं, है ना, कति गुणाः भवन्ति, कीदृशाः सन्ति, एतत् सर्वं वयम् अग्रिमायां षष्ठमशिखायां विस्तरेण पठिष्यामः।